एक रेलवे का मुद्दा बहुत बड़ा है, जो यहाँ पर अभी तक राजनीति उस पर होती आई है। सुशीला तिवारी अस्पताल, जो जब तक ट्रस्ट के पास रहा, बहुत अच्छा चला। ये सरकारें उसको भी नहीं चला पाई। बेस अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल, जहाँ पे हम कहते हैं कुमाऊं का द्वार है ये, पहाड़ी क्षेत्र का, यहाँ पर बेस अस्पताल को सिर्फ एक रेफर सेंटर बना के रख दिया है। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, ये सब हावी हो चुके हैं। इन सरकार की मिली भगत है कि आदमी को कैसे लूटना है और नेताओं को कैसे भरना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र होता है चुनाव से पहले, जो 2000 उत्तराखंड बनने पहले 1 में जो उनका घोषणा पत्र था, ये खुद अपना घोषणा पत्र लेके बैठे हैं कि हमने ये घोषणा पत्र में लिखा था कि हम ये काम हल्द्वानी के विकास के लिए करेंगे। वो खुद ही बताएं, उसका जवाब उनके पास नहीं मिलेगा कि जितनी घोषणाएं करी वो आज तक एक भी काम नहीं हुआ। गैस सिलेंडर जब मैं पहले अगर 300 रुपये मिलता था तो ये भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, आज 1000 रुपये पहुंच गया, तो अब ये कहते हैं कि नहीं, अब स्थिति ऐसी हो गई है। अब इनका कोई अगर बीमार हो जाता है नेताओं का, या कोई एक, मैं कहता हूँ कि एक जो भी एक, मैं कहता हूँ अच्छे बिजनेसमैन के यहाँ, तो वो तो हेलीपैड से अपना हेलीकॉप्टर लेके एम्बुलेंस लेके बाहर चले जाता है। क्या गरीब को कभी पूछा भाई तेरा इलाज कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें थी। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। 2022 की विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हर पार्टी जोर शोर से कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में जनता को लुभाया जाए और कहीं ना कहीं विकास की राह पर जो प्रदेश है, जो राज्य है, उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन क्या दावे वादे यकीन में बदल पाएंगे? क्या जनता विश्वास जाहिर करेगी और किस पार्टी में विश्वास जाहिर करेगी, ये आने वाले चुनाव बताने वाले हैं। उत्तराखंड में हमेशा मुख्य मुकाबला ये कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहता है, लेकिन अब यूकेडी, आम आदमी पार्टी और अब समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में जोरों शोरों के साथ एंट्री कर चुकी है। समाजवादी पार्टी से हल्द्वानी के प्रत्याशी हमारे सामने फिलहाल मौजूद हैं शोएब अहमद। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। धन्यवाद मेघना। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हल्द्वानी क्षेत्र की जनता, विधानसभा की जनता से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आप लोगों की दुआओं से और जो प्यार आप लोगों ने मुझे 2017 से दिया, और ये दुआएं काम आई। इस बार फिर 2022 के चुनाव में मुझे टिकट मिला। ये हमारे क्षेत्र की जनता की दुआओं का असर है, और जनता के बीच में मैं पिछले 5 सालों से रहा, तो वो जनता ने वो प्यार दिया, मोहब्बत दी, तो उसकी वजह से आज मैं समझता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ जनता का, जिनकी वजह से मुझे आज फिर दोबारा से टिकट मिला। सर देखिए, उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव पार्टी का ब्रांड नेम है, पार्टी का चेहरा है और लगातार उत्तर प्रदेश में खलबली समाजवादी पार्टी मचा रही है। लेकिन उत्तराखंड में ब्रांड नेम कौन होने वाला है, बड़ा चेहरा कौन होने वाला है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक तरह से इसे एंट्री कही है यहाँ पर, और जबरदस्त एंट्री हो या फिर अच्छी एंट्री हो या फिर ऐसी एंट्री हो जो जनता में प्रभाव छोड़ पाए, उसके लिए पार्टी का ब्रांड नेम कौन होने वाला है? देखिए, सबसे पहले आपसे कहूं कि जिस तरह भी आपने कहा, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, और एक अकेली समाजवादी पार्टी है जो इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को रोक रही है, और अन्य दलों को मैं कहीं स्टैंड नहीं मानता कि अकेले अखिलेश जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोककर उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं कि जैसे भी आपने कहा कि एंट्री मार रहे हैं समाजवादी पार्टी। मैं आपको बता दूं कि 2017 का चुनाव भी मैं हल्द्वानी इसी विधानसभा से लड़ा था, और उस समय में मुझे सिर्फ 3 महीने राजनीति में आए हुए थे, और 3 महीने में ही जो हल्द्वानी की जनता ने प्यार और मोहब्बत दी, मुझे 10,000 प्लस वोट दिए, तो लोगों को कहना था कि यहाँ रुकेंगे नहीं, और जीतेंगे तो भी चले आएंगे, अगर हारेंगे तो भी चले जाएंगे। तो वो एक मेरा पहला चुनाव था, और कभी मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, और वो एक जज्बात का चुनाव मैंने के लड़ा था कि हम ये एक नई पार्टी से मौका मिला है। कभी कुछ कार्य नहीं किया था कभी किसी के लिए, कभी जनता को, मैं बहुत से लोग ऐसे थे जिनको नाम से भी नहीं जानता था, या वो लोग मुझे जानते थे। तो उसके बाद फिर मैंने एक मेयर का चुनाव लड़ा, जिसमें विधानसभा, ये मेयर की जो भौगोलिक स्थिति थी, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, 3 विधानसभाओं का मेयर था, नगर निगम था, तो उसमें मैं लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मैं विधानसभा लड़ चुका था। फिर भी लोगों ने यही अपनी प्यार मोहब्बत दिखाया, नहीं शोएब भाई, हम आपके साथ में हैं, जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में, आप मेहनत करिए, तो कभी तो ऐसा होगा कि लोगों का विश्वास आपके ऊपर जागेगा। तो उस मेयर के चुनाव में भी मुझे 10,000 प्लस वोट मिले, तो वो ताकत मुझे मिलती रही। और 5 साल पहले जो मैंने ये पार्टी कार्यालय या चुनाव कार्यालय कहूँगा आपको, जो खोला गया था विधानसभा चुनाव के लिए, तो 5 साल में आज तक कोई चुनाव कार्यालय बंद नहीं हुआ। 5 साल में जनता के बीच में रहकर काम किया है, जनता की समस्याओं को, बिना जीते भी, हारने के बाद भी जो भी समस्याएं आई, या जो भी लोग यहाँ पर आए हमारे पास, और सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँ कि मैंने कभी भी किसी धर्म की राजनीति नहीं करी, सर्व समाज को लेके चल कर साथ में चला हूँ, और हमेशा मेरा जो सोच है वो यही है कि सर्व समाज एक साथ,
ये तो राजनीतिक दलों ने लोगों में आपस में ऐसी वोट बैंक की राजनीति करके लोगों में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि जिसमें राजनीति को इन्होंने एक व्यापार कहूँगा और राजनीति को इन्होंने धर्म से साथ में जोड़ दिया। मैं तो मानता हूँ कि धर्म जो है वो सबसे बड़ा है, इंसानियत का धर्म। इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं, सब इंसान है और राजनीति को धर्म से हट के राजनीति करनी चाहिए। अभी तक 21 सालों में इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहूँगा कि जिन राजनीतिक दलों में इस प्रदेश में सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो 21 सालों में इस प्रदेश का कोई भला, कोई विकास नहीं कर सके। मैं तो ये भी कहूँगा कि विकास की परिभाषा इन नेताओं को आती ही नहीं है और इनकी नीति, इनकी सोच के हिसाब से जो मैंने लोगों ने यही कहा कि बीच में कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो वोट उसको दो जो जीत रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जनता से कि आप किसी को हराने के लिए वोट मत दो, किसी को जिताने के लिए वोट मत दो। जो आपके बीच में रहता है, आपके काम करता है, जो आपकी समस्याएं सुनता है, जो 24 घंटे आपके बीच में रहता है और पूरे 5 साल टिकट मिले ना मिले। अभी तो आप अन्य दलों की बात अगर कहूँगा तो चुनाव से 3 दिन पहले घोषणा होगी टिकट की, तो 3 दिन पहले वो आके मैदान में उतरेंगे कि हमारा टिकट हो गया, अब जनता से आके वोट मांगेंगे, अपील करेंगे। अरे 5 साल कहाँ रहते हो, सिर्फ टिकट के लालच में राजनीति क्यों करते हो? मैं 5 साल निष्पक्ष होकर, निस्वार्थ होकर जनता के बीच में रह के जनता की के लिए पूरी हमदर्दी यहाँ मैंने जितनी उसकी करी है, चाहे वो कोई प्रशासन से लेकर लड़ाई हो, चाहे वो शासन से हो, सारे काम और मैं बखूबी सबके पूरे करिए हैं। और मैं हो सकता है कि 10 काम में से अगर 7 कर दिया हूँ, 3 नहीं करा पाया हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा काम किया है। अब जनता के हाथ में है कि वो फैसला क्या करती है, क्योंकि जनता को ऐसा नेता चुनना चाहिए जो उनकी सुन सके, उनके बीच में रह सके। और जहाँ तक रही विकास की बात, इन 21 सालों में आप देखिए जो उत्तराखंड बनने से पहले हमारे उत्तर प्रदेश में था, तो उस समय यहाँ पर जो स्वास्थ्य और शिक्षा थी, वही अभी तक 21 सालों में वही हाल हमारे प्रदेश का है। इन 21 सालों में इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में कोई ऐसा काम नहीं किया, रोजगार इन्होंने नहीं दिया। आज हर विभाग के कर्मचारी विरोध पर हैं, सड़कों पर हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ये उन्हें खुश नहीं कर सकते, अपने कर्मचारियों को। रोजगार की ये बात नहीं करते, विकास की ये बात नहीं करते और प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदलकर ये क्या राजनीति दिखाना चाहते हैं। अब दल बदल की राजनीति कि पहले 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप सत्ता में पूरे 5 साल काटे, मलाई खाई। अब जब देखा कि पार्टी का जनाधार गिर रहा है, उस पार्टी में रहकर अब हमें वोट नहीं मिल सकता, फिर कूद के आके कांग्रेस में आके घुस जाते हैं। वही कांग्रेस वाले वहाँ पे सत्ता का पूरा लाभ लेते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता अब उसी को चुनेगी जो उनका साथ देगा, उनके साथ में रह के करेगा। पार्टी इसमें मैटर मैं समझता हूँ नहीं करती है। चलिए सर, अभी आपने जो तमाम मुद्दों की बात की है और दल बदली की बात भी की है, इस पर हम आएंगे, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं क्योंकि उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर भी आएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी 2017 में ही यहाँ पर एंट्री कर चुकी थी, लेकिन एंट्री किसी पार्टी की तभी होती है जब जनता उसे एक्नॉलेज करती है। भले ही आपको बम्पर वोट मिले हों, अच्छे वोट मिले हों, इतने वोट मिले हों कि आप दोबारा लड़ने के लिए सोच पाए, लेकिन जो उत्तराखंड के लोगों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर गुस्सा है, 1994 मसूरी कांड, खटीमा कांड, वो गुस्सा आज भी नजर आता है। हमारी टीम चंपावत गई थी तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हमें मिले और वहीं पर दूसरी पार्टी को समर्थन देने वाले लोग भी थे और आम जनता भी उस बीच थी। तो उस बीच हमने ये सुना कि समाजवादी पार्टी को लेकर जो लोगों के अंदर गुस्सा है, राज्य आंदोलनकारी हमारे जो शहीद हुए हैं उनको लेकर आज भी जो दुख है 27 साल बाद, वो दुख आज भी बरकरार है। तो 17 से लेकर अब 2022 की बारी आ गई, लेकिन अब भी वो गुस्सा कम नहीं हुआ, यानी कि एंट्री अभी भी पूरी तरह से हो नहीं पाई है। तो वो एंट्री कैसे लेंगे, जनता के दिलों में जगह कैसे बनाएंगे, वो गुस्सा, वो जो दुख है उसे कम कैसे करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई उत्तराखंड आंदोलनकारी थे और जो उस वाले घटना में जो शहीद हुए, पहले मैं उनको नमन करता हूँ और उनके परिवार को भी। लेकिन वो भी एक राजनीतिक मुद्दा था, वो कोई झगड़ा समाजवादी पार्टी ने नहीं कराया था। समाजवादी पार्टी ने तो उत्तराखंड बनने के लिए प्रस्ताव पारित किया था मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी विधानसभा में। मुलायम सिंह यादव जी ही चाहते थे कि उत्तराखंड राज्य बने। वो तो ये जब पहले केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और जब एक कौशिक कमेटी का गठन किया गया था मुलायम सिंह यादव जी द्वारा, उन्होंने इस प्रदेश को 10 जिलों का एक राज्य बनाया था हिमाचल की तर्ज पर, कि ये पर्वतीय क्षेत्र का जो उत्तराखंड बनेगा उसका विकास भी होता। और मैं तो समझता हूँ जब तक वो प्रदेश में उत्तर प्रदेश में थे तो उन्होंने तो इसको पर्वतीय क्षेत्र का एक अलग से दर्जा भी दिया था, वहाँ से इसकी अलग से फंडिंग भी आती थी और यहाँ पे डेवलपमेंट भी होता था। तो मुलायम सिंह जी की सोच अच्छी थी। कांग्रेस ने पहले जब केंद्र में थी उन्होंने इसको प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया केंद्र में
कि उत्तराखंड राज्य का, अगर कांग्रेस चाहती उस टाइम उत्तराखंड बने और मुलायम सिंह भी उन्होंने यहाँ पे अपना प्रस्ताव कर दिया था, तो कांग्रेस को कर देना चाहिए था, ये झगड़े नहीं होते। आगे भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी पहले विरोध किया, बाद में उसको माना, लेकिन यहाँ के चंद नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम इस चीज़ को ऐसी आग दे दी। ये उस टाइम के जो नेता थे और उस टाइम के जो अधिकारी थे, जो इसमें शामिल थे, जो इसमें लिप्त थे, तो यहाँ से ये कहना कि कूच करो जनपद की तरफ, दिल्ली की तरफ, ले लो असले लेके चलो, और वहाँ पर, और वहाँ के डीसीपी, मैं आपको चिट्ठी दिखाऊंगा, मेरे पास सारी चिट्ठियाँ हैं वहाँ के डीसीपी की भी, और वहाँ पे उन्होंने रोका गया था कि यहाँ पर ऐसे नहीं घुसना है, तो आप असले लेके किस लिए जा रहे हैं? अरे आपका प्रदेश राज बन रहा है, गठन हो रहा है, तो इस बात को बैठकर प्यार मोहब्बत से भी करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, अगर ये मुलायम सिंह जी की कहने के हिसाब से कौशिक समिति के तहत अगर ये प्रदेश राज बन जाता, तो इन दोनों पार्टियों को खतरा था कि समाजवादी पार्टी जिस तरह उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, अगर ऐसी बहुत आसानी से हो गया तो उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता था। तो ये तो सोच थी इन राजनीतिक दलों की। ये आप जितने भी अभी तक घटनाएं हुई, आप उत्तर प्रदेश में दंगाएं उठा के देख लीजिए, जितने दंगे हुए। इसी को लेकर मेरा एक और सवाल है, फिर हम हल्द्वानी सीट पर आएंगे, क्योंकि हल्द्वानी सीट पर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है वहां के मुद्दों के बारे में बात की जाए। हालांकि एक और सवाल इसी से रिलेटेड मेरा है कि अभी समाजवादी पार्टी पुलिस बर्बरता को लेकर बार बार सवाल करती हुई नजर आई, जब किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से पुलिस का व्यवहार रहा, वाटर कैनन चलाए गए, जो भी आंदोलन हुए, जो भी प्रदेश में हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुआ, उस पर समाजवादी पार्टी ने तमाम सवाल जो है सत्ताधारी पार्टी पर उठाया कि आखिर पुलिस बर्बरता क्यों की जा रही है, क्यों किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और जब हम सूरी कांड, खटीमा कांड की बात करते हैं, वहां पर पुलिस की बर्बरता की गई थी, आखिर तब सवाल क्यों नहीं किया गया था, और आप उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी लोगों में गुस्सा है, और उसको उस गुस्से को निकालने के लिए आप लोगों को वाकई जनता के बीच जाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, अपनी गलती को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बर्बरता तो हुई थी, शहीद तो लोग हुए हैं, और दुख जो है वो अब भी लोगों के अंदर है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने सबसे पहले खुद कहा कि जो भाई बहन हमारे शहीद हुए, उनके लिए परिवार से वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। लेकिन उस समय सिचुएशन मौके पे क्या थी? अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार है, अभी आपने कहा इसमें पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की और इसमें हमने विरोध किया, तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर सरकार में जब यहाँ से लोग जा रहे थे असले लेके, तो ये तो छेड़ा गया था खुद, ये तो प्री प्लान था, ये तो काम इन्हें करवाना था। तो जब गढ़वाल से जाके लोगों ने वहाँ पर इतना हुआ, तो जब कुमाऊं से जो लोग गए थे, यहाँ तो इतना नहीं हुआ, वहाँ से गढ़वाल से ही क्यों हुआ? तो मैं तो कहता हूँ ये खंडूरी जी ने उस टाइम पर ये वहाँ पे एक चिट्ठी लिखी थी, खंडूरी जी की चिट्ठी मैं आपको दे सकता हूँ कि यहाँ से ऐसे से ये लेके वहाँ पहुँचो। तो ये तो राजनीतिक तहत से हुआ था, राजनीति का बहुत बड़ा, ये मैं कहूँगा कि ये प्री प्लान था। ये भारतीय जनता पार्टी के प्री प्लान से ही उत्तराखंड में जो आंदोलनकारी भाई, आप पुराने आंदोलनकारी से आज बात करो, जितने आज बहुत से भाई हमारे हल्द्वानी में भी हैं, हमारे साथ में भी हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें किसका बड़ा हाथ था। तो अगर उत्तराखंड आंदोलनकारियों की वजह से आज ये प्रदेश बना है, तो मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड आंदोलनकारियों को कहाँ जगह दी गई? इस भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ उनको सम्मान दिया, या कांग्रेस पार्टी ने कहाँ उनको सम्मान दिया? कहीं उनको सम्मान नहीं देते। मैं तो कहता हूं कि प्रदेश बना उत्तराखंड आंदोलनकारियों की वजह से, आप उनको 10 से 15% सीटें दीजिए उत्तराखंड के अंदर उन आंदोलनकारियों को। आप उनको सत्ता में रहते भूल जाते हैं, जब विपक्ष, जब आप चुनाव का समय आता है फिर आप वाली बातें करने बैठ जाते हैं। तो ये तो राजनीति यहाँ की स्तर इतना गिर चुका है। मैं ये पहले आपको कहा है कि राजनीति ना करके ये लोग राजनीति को कारोबार की तरह करते हैं। और अब आप विकास की बात करते हैं, विकास देखिए, ये जो नेता उत्तराखंड बनने से पहले 21 साल पहले ये नेता क्या थे, इन 21 सालों में अपना विकास करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इनका ध्यान, इनका सोच, इनका प्रदेश के विकास में नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरना, अपने परिवार का विकास करना, अपना विकास करना। सर, अब बात करते हैं हल्द्वानी सीट की। आपने कहा कि 5 साल से आप यहाँ पर काफी सक्रिय रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, जनता के काम आपने कराने की कोशिश की है। क्या लगता है कि इंदिरा हृदयेश यहाँ पर थी, और कौन से ऐसे काम है जो कांग्रेस नहीं कर पाई? इंदिरा हृदयेश जो कि आयरन लेडी कही जाती हैं, वो नहीं कर पाई, और अब हल्द्वानी की जनता आप पर भरोसा करे उन मुद्दों के लिए जो शायद अब तक पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के लिए। वो मेरी माँ समान थी, और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने इस प्रदेश में जो काम किए हैं उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। वो बात अपनी जगह ठीक है। आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, क्योंकि एक चुनाव में उनके खिलाफ भी लड़ा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र होता है चुनाव से पहले, जो 2000 उत्तराखंड बनने पहले 1 में जो उनका घोषणा पत्र था, ये खुद अपना घोषणा पत्र लेके बैठे हैं कि हमने ये घोषणा पत्र में लिखा था कि हम ये काम हल्द्वानी के विकास के लिए करेंगे। वो खुद ही बताएं, उसका जवाब उनके पास नहीं मिलेगा कि जितनी घोषणाएं करी वो आज तक एक भी काम नहीं हुआ। यहाँ की क्या मूलभूत सुविधाएं, हल्द्वानी का जिस तरह की बात थी मालिकाना हक, जो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा शुरू से,
बेहतर स्वास्थ्य। अब आप देखिए बेस अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल जहाँ पे हम कहते हैं कुमाऊं का द्वार है ये पहाड़ी क्षेत्र का, यहाँ पर बेस अस्पताल को सिर्फ एक रेफर सेंटर बना के रख दिया है। सुशीला तिवारी अस्पताल जो जब तक ट्रस्ट के पास रहा बहुत अच्छा चला, ये सरकारें उसको भी नहीं चला पाई। बिल्डिंग है, ढांचा है, डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। तो क्या जनता इन चीज़ों को देखकर के आधार मान के इन सरकारों को फिर चुनना चाहेगी? शिक्षा आपके पास नहीं है, प्राइवेट एक आम आदमी जो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो हर आदमी चाहता है कि बेटी पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आगे आगे भविष्य उसी का है। तो जब वो अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए उन स्कूलों में डालता है, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे 4 से 5 हज़ार रुपये की महीने की फीस होती है, महंगाई का स्तर कहाँ चला गया है? तो ये वो बच्चे की पढ़ाई के लिए 5 हज़ार रुपये दे, अपना घर भी चलाए, तो इन हालातों में क्या वो अपना घर और बच्चे को पाल सकता है? कि ये सरकारें ऐसे प्राइवेट स्कूलों को के ऊपर कोई सब्सिडी ऐसी करवाएं कि जो आदमी की अपना महीने की इनकम हो, उसके आधार पे बच्चों का एडमिशन हो, या सरकारी स्कूल ऐसे हों कि जो प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा दे सके। जब सरकार उनको तनख्वाहें दे रही है मास्टरों को, टीचरों को, कि वो बेहतर शिक्षा नहीं दे सकते, तो इसमें इनका ध्यान नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, ये सब हावी हो चुके हैं। इन सरकार की मिली भगत है कि आदमी को कैसे लूटना है और नेताओं को कैसे भरना है, तो ये राजनीति उन्हीं पैसों से करते हैं। तो इन्होंने, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनता को ये सोचना चाहिए कि ना शिक्षा मिली आपको, ना आपको स्वास्थ्य में कुछ मदद मिली इन सरकारों से। तो ये दो चीज़ ऐसी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। वादे करते हैं कि रोजगार देंगे, कितने रोजगार दे दिए? अरे गैस सिलेंडर जब मैं पहले अगर 300 रुपये मिलता था तो ये भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, आज 1000 रुपये पहुंच गया, तो अब ये कहते हैं कि नहीं अब स्थिति ऐसी हो गई है। तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, स्थिति कुछ नहीं होती है। और भी प्रदेशों में डीजल पेट्रोल कम है, और भी प्रदेशों में गैस का रेट कम है, हमारे प्रदेश में ज़्यादा क्यों? हमारे प्रदेश में इसमें क्यों नहीं सोचते हैं? तो ये अब इनका कोई अगर बीमार हो जाता है नेताओं का, या कोई एक, मैं कहता हूँ कि एक अपर जो भी एक, मैं कहता हूँ अच्छे बिजनेसमैन के यहाँ, तो वो तो हेलीपैड से अपना हेलीकॉप्टर लेके, एम्बुलेंस लेके बाहर चले जाता है। क्या गरीब को कभी पूछा भाई तेरा इलाज कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें थी। जनता इस बार 3 मुद्दे हैं, रोजगार, मालिकाना हक, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, एक रेलवे का मुद्दा बहुत बड़ा है जो यहाँ पर अभी तक राजनीति उस पर होती आई है। वो उसको तो मैं सारा दोष दूंगा पूरा का पूरा कांग्रेस को। कांग्रेस जब अपनी सत्ता में थी, अपने सत्ता में काबिज रहते हुए उस जगह का उसने उसका हल क्यों नहीं करा? जो भी मुद्दा था नहीं करा। जब भाजपा सरकार में आती है तो ये विरोध पे बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब विरोध पे बैठते हैं, जब अपनी सत्ता में होते हैं, उस काम को अपनी सत्ता में बैठे हुए क्यों नहीं कर पाते? तो ये इस चीज़ को वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, डरा के राजनीति करते थे कि अगर हम होंगे तो तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, करने वाला ऊपर वाला है। साफ नियत से, वो भी गरीब आदमी है, वो भी 2 पैसे कमा के रोटी खाता है, अपने बच्चों को सुलाता है, खिलाता है, पिलाता है। अब वो जनता इनके ऊपर अब बहकावे में आने वाली नहीं है। जो भी फैसला होगा वो हमारा उच्च न्यायालयों पर भरोसा ज़्यादा रहता है इन सरकारों से बढ़कर, कि वो न्यायालय जो फैसला करते हैं तो जनता उस पर भरोसा हो गया है, ना कि नेताओं पर, ना इन सरकारों पर। इन्होंने सिर्फ 5 साल लोगों के वोट लेकर जीतने के बाद घर बैठ के अपनी राजनीति करी है, अपने विकास की राजनीति करी है। जनता के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं अपील करूंगा जनता से कि एक बार मौका देकर देखिए। आपने सबको देख लिया, 21 साल बहुत होते हैं। 21 साल में जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ वो जवान हो गया, आज वोटर हो गया। ये वो उस बच्चे के अंदर भी समझ आ गई, यूथ के अंदर समझ में आ गई है कि हमारे माँ बाप के साथ बहुत छल कपट किया इन राजनीतिक दलों ने। सिर्फ वोट लेके राजनीति करी है, और वोट लेने के बाद फ़ोन ऑफ हो जाते हैं। कोई किसी का काम नहीं हो तो कोई आदमी मिलने जाए तो आदमी से मुलाकात नहीं हो पाती, तो काम तो क्या होगा? तो हम तो यहाँ बैठते हैं, हमारे पास जो भी आता है वो हम ये नहीं पूछते तूने वोट किसको दिया भाई, या तुम किस पार्टी के आदमी हो। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, या किस धर्म से आते हो। यहाँ हर धर्म का स्वागत है, हर पार्टी को जिसने वोट हमें दिया या नहीं दिया उसका भी स्वागत है। हमने सबके काम किए हैं, इंसानियत की नज़र से देख कर काम किए हैं। अब आने वाली जनता से फिर दोबारा अपील करूँगा 2022 के चुनाव में कि अगर मैंने आपका काम किया है, अगर मैं आपके बीच में रहा हूँ, अगर मुझे इस लायक समझते हैं कि हाँ मैं आपके साथ में रहकर आपकी बातों को आगे तक पहुँचा सकता हूँ, तो मुझे वोट करिए, और अपना वोट इस बार बेकार ना करिए। सर, अभी आपने कई मुद्दों की बात की, और जो मुद्दे आपने मुझे बताए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सिर्फ हल्द्वानी के नहीं बल्कि अब पूरे प्रदेश के मुद्दे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आम जनता जानती है कि अब इन मुद्दों पर बहुत काम होना चाहिए, जितना 21 सालों में होना चाहिए था उस लिहाज से नहीं हुआ, और कोई पार्टी वो नहीं कर पाई, ये आपने भी जिक्र किया। अभी फिलहाल हल्द्वानी की जनता जाम से बहुत त्रस्त है। रिंग रोड को लेकर राजनीति की जाती है, लेकिन रिंग रोड को लेकर कोई भी अभी हल नहीं निकल पाया है। जाम
रिंग रोड, बस अड्डा, ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर हर 5 साल में राजनीति की जाती है, वोट मांगे जाते हैं, लेकिन हल नहीं निकल पाता। तो आपका रोड मैप क्या होगा कि यहाँ की सड़कों पर से इंसान जब निकले और कुमाऊं का प्रवेश द्वार आपने खुद कहा, तो कुमाऊं के प्रवेश द्वार में जब कोई भी यहाँ पर आए तो उसे ये ना लगे कि मैं घंटों घंटों इन सड़कों पर जाम में फंसा हुआ हूँ और मेरे को कहीं जाने के लिए देरी हो रही है। देखिए 5 साल पहले हमारे जो मुख्यमंत्री बने थे इस प्रदेश के, उन्होंने आके पहला जो यहाँ इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये कहा था कि हल्द्वानी रिंग रोड बनाया जाएगा। 5 साल में वो कहाँ खो गया मुद्दा? 2-3 बार मैंने इसकी आवाज़ भी उठाई थी, उसका जवाब उनके पास नहीं है कि पहले केंद्र से इतना पैसा नहीं आया, पहले बजट इतना था, बजट इतना पहुँच गया। शुरुआत ही नहीं हुई, ये खाली कागजों में घुमाते रहे। बात रही आईएसबीटी, जो हल्द्वानी के लिए सबसे ज़रूरी है आज की डेट में आईएसबीटी। जब कांग्रेस सरकार 5 साल में थी, जिस तरह उन्होंने स्टेडियम बना के 5 साल में हैंडओवर कर दिया शिलान्यास करके, तो क्या आईएसबीटी बना के हैंडओवर नहीं कर सकती थी? तो उससे जनता को लगता कि हाँ हमारे लिए विकास का काम किया है। ये जो इनकी राजनीतिक दलों की सोच ये हो गई है, चुनाव जब आने वाला होता है उससे पहले घोषणाएं करें, जिससे लोगों को लुभा सकें कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। अब वो ज़माना चला गया, पहले जब आते हो करके दिखाओ कि हमने ये करा, वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। आईएसबीटी का मुद्दा तो ये रहा, राजनीतिक उसमें बहुत बड़ा खेल हुआ। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में उसको आवंटित कर दिया, ठेकेदार अपॉइंट कर दिया, उससे कमीशन खा ली। अब आती है भारतीय जनता पार्टी, अब कमीशन खा गई कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी को ठेकेदार कमीशन दोबारा क्यों देगा? उस जगह पे उसके आसपास की जगह सारे कांग्रेसियों ने खरीद ली जहाँ आईएसबीटी बनने वाला था। उस जगह अपने आप को मजबूत करने के लिए, वो भी जाति फायदे के हिसाब से, तो भाजपा को ये लगा कि ये इसका लाभ पूरा पूरा कांग्रेस को जाएगा। उन्होंने आईएसबीटी नहीं बनने दी कि अब हम कोई और जगह चिन्हित करेंगे। तो भाई आज 5 साल में वो भी जगह चिन्हित नहीं कर पाए। तो ये राजनीतिक दल अगर एक आईएसबीटी नहीं दे सकते, यहाँ के विधायक एक आईएसबीटी बना के नहीं दे सकते, ये किस बात पे वोट मांगना चाह रहे हैं? बात रही जाम की, तो जाम का इन्होंने सोचा क्या? रोड मैप इनके पास क्या था? कुछ कोई इनके पास विजन नहीं है। अरे आपके पास हल्द्वानी में ऐसे ऐसे डाइवर्जेंस हैं, आप ऐसे ऐसे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। सुरक्षा, अब आप देखिए पूरे हल्द्वानी में आपको कहीं भी रोड पे ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी। मिलेगा कौन? सीपीयू। जो आदमी बेचारा 500 रुपये या 4,000 रुपये कमाता है पर डे का, 400 रुपये, उसका अगर हेलमेट नहीं लगा है तो 5,000 रुपये चलाने उसका। अरे आप उसको नसीहत दो, उसको कोई ऐसी पनिशमेंट दो। तो आप 5,000 रुपये से कहाँ से ले लोगे? जो आदमी 1,000 रुपये पर डे कमा रहा है, तो ये 500 रुपये पर डे कमा रहा है, ये अपना घर देगा, तुम्हें पैसे देगा। तो पुलिस ने भी लूटा, सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार तो मैं समझता हूँ इससे पैसा कोरोना काल में भी जो लोगों के चालान किए गए, उससे भी अपना इन्होंने खजाना भरने की बात करी है। तो ये लोगों की सोच, जो गंदी सोच मैं कहूँगा, जनता तक आ चुकी है। स्टेडियम में करोड़ों रुपए प्रदेश का बर्बाद कर दिया, जनता का बर्बाद कर दिया। कौन से खेल होगा स्टेडियम के अंदर? अभी तक वो स्टेडियम इन्होंने किसी का हैंडओवर तक नहीं करा। घास उग गई उसके अंदर, पूरे स्टेडियम का फर्नीचर देखो सब बिगाड़ चुका। इसका जवाब कौन देगा? ये दोनों दल देंगे, कांग्रेस भी देगा और ये भारतीय जनता पार्टी भी देगी। आप पूरे हल्द्वानी का क्या, पूरे पहाड़ का कूड़ा आप देखिए, यहाँ पर एक आबादी क्षेत्र के अंदर डाल रखा है, ट्रंचिंग ग्राउंड बना रखा है। तो ये ट्रंचिंग ग्राउंड कहाँ गई? फॉरेस्ट। क्यों ऑब्जेक्शन नहीं करा? फॉरेस्ट के अंदर ट्रंचिंग ग्राउंड, आग जल रही है वहाँ कूड़े में, हजारों लोग उस बीमारी से मर रहे हैं वहाँ पर। 3-4 बार धरना मैं दे चुका हूँ, ये आग बंद करके बैठी हुई है। हाई कोर्ट ने उसके अंदर आदेश दिए इसको तुरंत काम करना चाहिए। तो जब तक ये इसलिए नहीं कर पाता यहाँ का नगर निगम भी, जो इनको पैसा देगा तो ये उसको टेंडर देंगे, जो इनकी शर्तों में काम करेगा तो उसको पैसा, तो काम करेंगे। 5 साल वो भी निकाल दिए, 4 साल ये निकाल दिए इस मेयर ने, 1 साल बचा है, 1 साल के बाद फिर कहेंगे हम ट्रंचिंग ग्राउंड बनाएंगे। तो जनता इन चीज बीमारियों से जूझ रही है, वो ऐसा तमाचा मारेगी वोट के रूप में इन लोगों के, कि आगे ये जाके वोट मांगने लायक नहीं रहेंगे। इस बार आके वोट तो मांगे उस जनता से, जो जनता 5 साल से ही, क्या 21 साल से तड़प रही है अपनी परेशानियों को लेकर। इन दोनों दलों ने उनकी सुनवाई कहीं नहीं करी। सर, अभी आपने कहा कि जुर्माना लगाया जाता है, 5,000 का जुर्माना लगाया जाता है, कहाँ से एक व्यक्ति देगा जो बेचारा दिन का 400 रुपये कमा रहा है? खैर, यहाँ तो नेता सर अदला बदली करने से नहीं मानते हैं, उन्हें 10 बार नसीहत दे दी जाए, वो लोग नहीं मानते हैं बगावत करने से, तो आम जनता तो कहाँ ही नसीहत से मानने वाली है। तो जुर्माने की बात आपकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस पर एक बार सोच विचार जरूर करना चाहिए। हालांकि हम आगे बढ़ते हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, देखिए उत्तराखंड में एक मिथक है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तीसरी पार्टी को मौका भले ही चुनावों में दे दिया जाए, मिलता ही नहीं है। मतलब परिणाम जब आते हैं सामने तो तीसरी पार्टी को मौका मिलता ही नहीं है। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी ने सही तरीके से एंट्री लेने की कोशिश कर ही ली है, और ये आप कह रहे हैं कि अब एक बार जो है जनता आप लोगों को मौका देने वाली है, तो आप लोगों का प्रचार प्रसार का तरीका आखिर क्या है? क्योंकि हम ग्राउंड पर प्रतिपक्ष संवाद की टीम जा रही है लगातार, वहां हमें कांग्रेस बीजेपी दिखी, यूकेडी भी दिखी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव के नजदीक आते आते लोगों के बीच जाना शुरू कर ही चुकी है, लेकिन आप लोग सर नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में ये मिथक कैसे टूटेगा? देखिए, ये आपका जिस तरह आपने देखा है, या जो आपने चुनाव प्रचार के तरीके देखे, ये लोग, मैंने आपसे कहा ना, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो 3 महीने पहले बाहर निकल कर आते हैं।
हम तो 5 साल के से जनता के बीच में बैठे हैं। हम घर घर हमारी दस्तक पहुंची हुई है, हमने घर घर के काम करा रखे हैं, हम लोग घर घर के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये सब कुछ करने के बाद भी और बिना किसी लाभ की राजनीति हमने की है, तो जनता के पास जाके फिर भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं जनता से कि हमने अगर आपका काम किया है, अगर हम आपके बीच में रहे हैं, तो उस आधार पर हमें वोट दो। और हमने 3 महीने पहले वो जोश और गर्मी से नहीं आ रहे हैं अभी कि अभी जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगा तो हम जाके प्रचार प्रसार करेंगे। हम तो 5 साल से बैठे हैं। कोई भी किसी पार्टी का नेता आके बता दे कि 5 साल वो जनता के बीच में बैठा हो, या 5 साल में उसका किसी का ऐसा कार्यालय हो जहां पे कोई एक आम आदमी उससे आके अपनी कोई भी काम उससे आके बात कर सका हो, या कोई ऐसी जगह बता दे जहां पे कोई नेता किसी को मिला हो। तो यहाँ तो लड़ाई पूरे 5 साल ये चलती है, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं काम करूंगा, और मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं काम क्यों करूं। तो भैया हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं। तो जनता का हमारा सबसे बड़ा इस बार जो है वो जनता की अपील यही है कि हम 5 साल आपके बीच में रहे, 5 साल हमने आपका काम किया। ये जो अन्य दल अब आ रहे हैं 3 महीने पहले, चुनाव से पहले जो पार्टियों ने अपना बिगुल बजाया है, या अब जो प्रत्याशियों की घोषणा होगी, जब वो प्रत्याशी घर से बाहर निकल के आएंगे तो 15 दिन में चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव 5 साल मेहनत करके लड़ा जाता है। तो मैं तो जनता के ऊपर छोड़ता हूँ इस चुनाव को। मैंने काम किया तो जनता मुझे सराहेगी, मैंने काम नहीं किया तो जनता मुझे वोट क्यों देगी। एक बार मौका मिलेगा, इतना जरूर कहता हूँ कि ये जो 70 के 70 विधायक, अगर अकेला भी पहुंचा विधानसभा के अंदर, इन 59 के 59 विधायक को हिला के रख दूंगा। ये मेरा विजन है। चलिए, ये विजन था समाजवादी पार्टी का। शोएब अहमद का हल्द्वानी सीट से ये अभी कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस। हालांकि जनता कितना भरोसा करती है और 5 साल का जो काम सर बता रहे हैं, उसका रिपोर्ट का जनता परिणाम के तौर पर कैसे देती है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। सर धन्यवाद अपना वक्त हमें देने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।